हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है हिंदी में। तो इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जिसमें हम साइट्स की बात करेंगे, थोड़ी सी एक जनरल ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर कैसे हुई। तो 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, तो उनको एक सील मिलती है। उस सील पे एक बुल था, उस सील को हम बुल सील भी बोलते हैं। उस पे एक बुल था और 6 रिटन लेटर्स थे। तो उस टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम को उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं हो। क्या होता है, फिर 1921 में दयाराम सानी ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया और उसी समय पे राखलदास बनर्जी, आर.डी. बैनर्जी, उन्होंने मोहनजोदारो का एक्सकवेशन करा। मोहनजोदारो सिंध प्रोविंस में है, करंट में पाकिस्तान में। हड़प्पा भी एक्चुअली पाकिस्तान में है। इंडिपेंडेंस के बाद मोस्ट हड़प्पन जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में हैं। तो दोनों लोगों को, दयाराम सानी को और राखलदास बनर्जी को, पॉटरी और अदर एंटिक्विटीज़ मिलती है वहाँ पे एक्सकवेशन में। तो उससे उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट किया करती थी। धीरे धीरे लार्ज स्केल एक्सकवेशन होते हैं मोहनजोदारो पे, जो कि जॉन मार्शल के सुपरविजन में होते हैं 1931 में। मके ने भी सेम साइट 1938 में एक्सकवेट करी। ऐसी बात नहीं है कि हड़प्पा को केवल दयाराम सानी ने एक्सकवेट करा और उसके बाद बस वो कंप्लीट हो गया, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद भी वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सकवेशन होते रहे, जैसे कि वत्स ने करा, मॉर्टिमर व्हीलर ने करा 1946 में। तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सकवेशन हुए थे हड़प्पन साइट पे, वो प्री इंडिपेंडेंस फेज में ही हुए थे। ये सारे एक्सकवेशन से एक बात तो समझ में आ गई कि एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी। काफ़ी सारे लोगों का नाम जुड़ा है हड़प्पा की डिस्कवरी के साथ, जैसे कि सूरज भान, M.K. धावलिकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर और काफ़ी सारे लोग हैं साइट्स जिन्होंने गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में एक्सकवेट करी। पाकिस्तान में कोट दीजी एक साइट है, सेंट्रल इंडस वैली साइट है, उसका एक्सकवेशन करा था F.A. खान ने। उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन के मामले में। अभी भी एक्सकवेशन चल रहे हैं, एक्सप्लोरेशंस आर स्टिल इन प्रोग्रेस। पर एक बात पे सब लोग अग्री करते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन कैरेक्टर की सिविलाइजेशन थी, एक शहरी वहाँ पे एक सिस्टम था। हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो चालकोलिथिक कल्चर हैं वो उस टाइम भी एग्जिस्ट करते थे, हड़प्पन्स के कंटेम्प्रेरी थे, हड़प्पन्स के आसपास थे। बट हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी, इसीलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन को काफ़ी बड़ा स्थान दिया जाता है। मैं आपको एक साइज़ के बारे में एक आइडिया देता हूँ कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्प्रेरी इजिप्ट की और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइज़ था वो इनसे काफ़ी बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं। ब्रॉन्ज यूजिंग कल्चर है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, पाकिस्तान में करंट में ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स पहुंच चुकी हैं। 1921 में हड़प्पन जो साइट है, जो सिटी ऑफ हड़प्पा है, उसकी डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए हम इस पूरी जो सिविलाइजेशन है उसका नाम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा है। मैं आपको एक ज्योग्राफिकल इसका एक आइडिया देता हूँ कि जो सेंट्रल जोन है मचौर हड़प्पन कल्चर का, वो है सिंध और पंजाब में, मोस्टली इंडस वैली जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद साउथवर्ड और ईस्टवर्ड इसका स्प्रेड है। अब देखिए, हड़प्पन कल्चर पंजाब, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और कुछ कुछ वेस्टर्न यूपी का पार्ट वहाँ तक एक्सटेंड करती है। शिवालिक जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो उसका नॉर्थ बॉर्डर है एक तरीके से टू अरेबियन सी इन द साउथ, और मकरान कोस्ट जो बलूचिस्तान में है वेस्ट में, ये उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट था वेस्ट में। मकरान कोस्ट से लेकर मेरठ तक इन नॉर्थ ईस्ट। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है। पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को भी हम 3 फेजेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, अर्ली, मचौर और लेट हड़प्पन फेजेस। मचौर फेज की जो साइट है उसमें सबसे ज़्यादा 2 इंपॉर्टेंट साइट हैं, वो है हड़प्पा जो कि पंजाब में है और मोहनजोदारो जो कि सिंध में है। ये दोनों पाकिस्तान में है। ये दोनों की जो डिस्टेंस है बीच में वो है 483 किलोमीटर्स। अब जो तीसरी सिटी है वो है चानुदारो, वो 130 किलोमीटर साउथ में है मोहनजोदारो से सिंध में। और जो चौथी सिटी है वो है लोथल जो कि गुजरात में है, गल्फ ऑफ कैम्बे के हेड पे। उसके बाद 5th सिटी कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है
ब्लैक बैंगल्स मतलब कि काली चूड़ियाँ, जो कि नॉर्थ राजस्थान में है। छठी साइट है बनावली, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के बनावली के बारे में बोला जाता है कि इसको दो हड़प्पन फेजेस देखे हैं इसने, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन, जैसे कि कालीबंगन पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। हड़प्पन पीरियड में मिलते हैं मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, स्ट्रीट, ट्रेन, ये सब एविडेंसेस हैं। दो कोस्टल सिटीज़ भी हैं। उसके बाद इन दोनों कोस्टल सिटीज़ में सिटाडेल है, सिटाडेल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सब हड़प्पा का एक जनरल ओवरव्यू है आप सबके लिए। अगर हम कंपेयर करते हैं एक सिटी को दूसरे सिटी से तो देखिए आप, जैसे कि धौलावीरा है तो 50 हेक्टेयर में है और हड़प्पा है वो 150 हेक्टेयर में है। राखीगिरी 250 हेक्टेयर में है। सबसे बड़ी साइट जो है वो मोहनजोदारो है 500 हेक्टेयर में। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है अलग अलग सिटी में, 50 हेक्टेयर टू 500 हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स, हड़प्पन स्ट्रक्चर्स। तो हड़प्पन कल्चर सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता था, वो इसलिए था क्योंकि जो उनका सिस्टम था टाउन प्लानिंग का। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों में सिटाडेल था, या एक्रोपोलिस भी कह सकते हैं उसे। एक्रोपोलिस इज़ एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड। ये जो सिटाडेल एरिया था ये प्रॉबली ऑक्यूपाई करते थे जो रूलिंग क्लास होती थी, जो क्लास वहाँ पे रूल करती थी उनके लिए होता था। अब सिटाडेल के बाद नीचे एक लोअर टाउन हुआ करता था जिसमें कि ईंटों के घर होते थे, ब्रिक जो यूज़ करते थे वो लोग, जो कि कॉमन पीपल वहाँ पे रहते होंगे प्रॉबली। अब जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ है इनके बारे में वो ये है कि जो सिटी है ना वो एक ग्रिड पैटर्न फॉलो करती है। ग्रिड सिस्टम है जिसमें रोड जो हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं। मोहनजोदारो का जो आर्किटेक्चर है, जो टाउन प्लानिंग है, वो हड़प्पा से ज़्यादा बताते हैं अच्छा है, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट है सिटी में दांतों काफ़ी सारे बड़े बड़े ब्रिक के स्ट्रक्चर्स मिले हैं मोहनजोदारो में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है मोहनजोदारो में तो वो है ग्रेट पाथ। तो ग्रेट पाथ एक एक्चुअली टैंक है जो कि सिटाडेल पे ही है, सिटाडेल एरिया में है। कुछ लोग बोलते रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। दोनों साइड पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, रूम्स बने हुए हैं। अब जो बाथ का जो फ्लोर है, जो उस स्ट्रक्चर का जो फर्श है, वो फर्श बना हुआ है बर्न्ट ब्रिक से। बर्न्ट ब्रिक मतलब भट्टे में पकाई हुई ईंटें। जो पानी उसमें कहाँ से आता था, तो बगल से पास में एक रूम है, उसमें एक बड़ा सा कुआं है, वहाँ से वो लोग पानी लेते थे। और जो ग्रेट बाथ है उसमें एक नाली भी है जिससे पानी ड्रेन होता था। रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ होता होगा, जो कि अब एक लार्ज टैंक ऐसे तो धौलावीरा में भी मिला है जो कि ग्रेट बाथ से हम जैसे कंपेयर कर सकते हैं, बट वो मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला है उसके जितना बड़ा नहीं है। और मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है ग्रैनरी का। हड़प्पन के सिटाडेल में, हड़प्पा साइट के सिटाडेल में वहाँ पे 6 ग्रैनरीज मिली हैं ऐसे तो। अब वो सारी की सारी जो ग्रैनरी हैं वो सब के सब एक रो में बनी हुई हैं। हड़प्पन जो ग्रैनरी है उसका भी जो एरिया है वो मोहनजोदारो जितना ही बड़ा है, मोहनजोदारो की ग्रैनरी के बराबर। अब हमको पता कैसे लगता है कि वो ग्रैनरी थी, तो एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हैं जो कि प्रॉब्ली यूज़ किए जाते होंगे अपना गेहूँ वगैरह फटकने के लिए और वो कचरा वगैरह निकाल थ्रेशिंग करने के लिए। क्योंकि ज़मीन में जो दरारें हैं वहाँ पे हम लोग को एविडेंस मिले हैं वीट और बार्ले के, तो हमको पता लगता है कि हाँ यहाँ पे स्टोर किया जाता था ग्रेन। हड़प्पा में 2 रूम के बैरक भी है वहीं पे उसके नज़दीक, जो कि लेबरों को अकोमोडेट करने के लिए होते होंगे प्रॉब्ली। इसके बाद कालीबंगन में भी सदर्न पार्ट में कालीबंगन के ब्रिक प्लेटफॉर्म मिले हैं जो कि एज अ ग्रैनरी यूज़ होते थे। अब देखिए अब जो यूज़ है बर्न्ट ब्रिक का हड़प्पन सिटी में वो रिमार्केबल है, क्योंकि हड़प्पन की जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है वो है इजिप्ट। तो इजिप्ट में वो बेक्ड ड्राइड ब्रिक्स यूज़ करते थे, जो ड्राइड ब्रिक्स होती हैं मतलब सुखा के ईंट जो बनती है उसका यूज़ करते थे। लेकिन हड़प्पा में उनको ये भी पता था कि इसको अगर हम पकाएंगे तो ये और भी अच्छी होगी। ड्रेनेज सिस्टम है मोहनजोदारो का काफ़ी इम्प्रेसिव है। लगभग पूरे के पूरे सिटी में हर घर में एक आंगन है, एक बाथरूम है। कालीबंगन में तो काफ़ी सारे घरों में खुद के कुएं भी हैं, जो घर के बराबरी से नालियाँ बनी हुई है जिनसे पानी बाहर निकलता रहता था। और ये जो नालियाँ थी ये कवर होती थी ईंटों से या स्टोन की स्लैब से। बहुत सारे जो डोमेस्टिक जो बाथरूम है, जो घर में बाथरूम यूज़ हो रही हैं वहाँ पे, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी। बनावली में भी मिली है वहाँ पे, पता लगता है हमें। कोई भी दूसरी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ने इतना अटेंशन नहीं पे करा है साफ़ सफाई को और जनरल हेल्थ को जितना हड़प्पन सिविलाइजेशन ने करा है।
अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो देखिए, अभी करंट सिनेरियो में जो इंडस रीजन है वो इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। अभी एक तरीके से वो रेनलेस है। बट जो प्रॉस्परस टाउन्स होते थे पहले, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, काफ़ी सारे टाउन्स हैं, मेनली बेस्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो इंडस रिवर के अराउंड है। तो इससे हमें पता लगता है कि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहा होगा। और इसका एक और एविडेंस है, एक्चुअली अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि सिंध काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ एरिया हुआ करता था इंडिया का। अभी 15 सेंटीमीटर कुछ रेनफॉल है मात्र सिंध एरिया में। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हड़प्पन लोग थे वो लोकली ही अवेलेबल थी उनके लिए, जैसे कि टिम्बर जो कि एज अ फ्यूल यूज होता था और कंस्ट्रक्शन में भी काम आता था। जो ब्रिक्स थी उनको बेक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि उनके पास लकड़ियाँ हमेशा हो। तो अब काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन होना, लार्ज स्केल ग्रेजिंग, मतलब काफ़ी सारे मवेशी थे, और फ्यूल की सप्लाई के लिए। वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बाढ़ वगैरह भी काफ़ी आती थी, इसका हमको पता लगता है कैसे, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ है जिनके अराउंड वॉल्स होती थी जो कि प्रोटेक्ट करती थी फ्लड से। जैसे कि मोहनजोदारो एक साइट है, मोहनजोदारो में फ्लड आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बार मोहनजोदारो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो उसको रीबिल्ड कर लेते थे। जैसे कि नाइल नदी ने इजिप्ट को बनाया है और उसके लोगों को सपोर्ट करा है, ऐसे ही इंडस रिवर ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को सपोर्ट करा है। इंडस वैली के जो लोग थे वो नवंबर के मंथ में बीज को बो देते थे, सोविंग करते थे इंडस नदी के फ्लड प्लेन्स में, मतलब नदी के किनारे जो एरिया होता है वो फ्लड हो जाता है। तो नवंबर में जो पानी था वो रिसीड कर जाता था, तो उस टाइम पे वो लोग वहाँ पे बीज बो देते थे और अप्रैल में अगली फ्लड आने से पहले वो उसको काट लेते थे। हड़प्पन जो लोग थे वो खेती करने के लिए यूज़ करते थे वुडन प्लोशेयर, जो कि एक ऑक्स, जो कि करंट में भी काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता आया है, कि जो हल होता है उसको जोत दिया जाता है बैल के साथ। गबरबंद और नाला बहुत सारी जगह पे मिले हैं जो कि डैम से कनेक्टेड होते थे, जैसे कि पानी को स्टोर किया जाता था उन नालों में और उन्हीं नालों के द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता। स्टोन की सिकल मिली है जिसको हसिया बोल सकते हैं, जो कि हार्वेस्टिंग के काम में आता होगा। हड़प्पन सिटीज़ जो कि फ्लड प्लेन्स के करीब थी, जो जहाँ पे एग्रीकल्चर एक बड़े पैमाने पे होता था, वो इतना ग्रेन प्रोड्यूस करती थी कि अपने लोग तो उनके खा ही लेते थे, अपने लोग तो यूज़ कर ही लेते थे, साथ ही साथ जो सरप्लस बचता था वो उसको एक्सपोर्ट भी करते थे। जब हम ट्रेड वाले टॉपिक पे आएंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि हड़प्पन की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। अब इंडस पीपल जो थे वो लोग क्या क्या प्रोड्यूस करते थे, तो वीट और बार्ले का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। उसके अलावा राई, पीस और कॉटन, काफ़ी सारी चीज़ों का वो लोग प्रोडक्शन करते थे। बनावली में तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमको बार्ले मिला भी है। उसके अलावा सीसम, सरसों, ऐसे काफ़ी सारे अदर क्रॉप्स भी हैं। जो राइस है, राइस जो था उसका लोथल में उसका प्रोडक्शन हुआ करता था। लोथल एक एक्चुअली डॉकयार्ड है, गुजरात में सिचुएटेड है। अब देखिए, जो टैक्सेस वहाँ के लोग पे किया करते थे वो शायद खाने पीने की सामग्री के रूप में ही होता था, और उस जो टैक्स जो हुआ करता था उस टैक्स को स्टोर करने के लिए ही ग्रैनरीज बनाई गई। जैसे कि मेसोपोटामिया में भी जो टैक्सेस होते थे वो बार्ले के रूप में पे किए जाते। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सेम सिस्टम अप्लाई होता था। अब जो इंडस पीपल थे वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन का प्रोडक्शन किया वर्ल्ड में, इसीलिए ग्रीक इस एरिया को सिंडोन बोलते थे। अभी अभी जैसे कि हमने जाना हड़प्पन्स की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं एग्री को काफ़ी बड़े स्केल पे वो लोग प्रैक्टिस किया करते थे। एट द सेम टाइम एनिमल्स का भी काफ़ी बड़े स्केल पे हड़प्पन सोसाइटी में रोल था। ऑक्सन, बफलोज, गोट्स, शीप, पिग्स, ये सब डोमेस्टिकेट किए जाते थे और दे वर फेवर्ड बाय हड़प्पन्स। एविडेंस मिलता है हमें डॉग और कैट का, और विशेष तौर से खच्चर और ऊंट का, जो कि ऑब्वियसली यूज़ किए जाते थे माल वगैरह ढोने के लिए। और ऊंटों का यूज़ शायद बैलों की जगह भी किया जाता होगा खेतों में। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में घोड़ों का होना, हॉर्स। तो देखिए, हॉर्सेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या है कि लोथल में एक टेराकोटा फिगर मिला है
हॉर्स का, तो दे वर अक्वाइंटेड विथ हॉर्स। और मोहनजोदारो में भी कुछ एविडेंसेस मिले हैं, बट सबसे बड़ा जो एविडेंस मिला है वो मिला है वेस्ट गुजरात की एक साइट से। बट स्टिल आइडेंटिटी डाउटफुल है। हम एक चीज दावे के साथ कह सकते हैं, वो है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो हॉर्स सेंटर्ड नहीं थी, जैसे कि आर्यन सिविलाइजेशन जो थी, आर्यन कल्चर, वो हॉर्स सेंटर्ड था, जो कि हड़प्पन के जस्ट बाद आया। क्योंकि ना तो हमें हॉर्स की बोन्स मिली हैं, ना कोई रिमेन्स मिले हैं, इसलिए अर्ली और मैच्योर फेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं मिले हैं। ये लेटर फेज की हम बात कर रहे हैं, जो वेस्ट गुजरात में हमें एविडेंस मिला है। कंटेम्प्रेरी सुमेरियन सिटी है, यानी कि मेसोपोटामिया, वहाँ पे भी सेम फूड ग्रेन और सेम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में गुजरात में राइस का प्रोडक्शन होता था और एलिफेंट्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था। ये मेसोपोटामिया में नहीं होता था। अब हम स्टार्ट करेंगे टेक्नोलॉजी। हम फटाफट से समराइज करेंगे हड़प्पन टेक्नोलॉजी को। तो देखिए, जो इंडस जोन में जो टाउन्स का राइज हुआ था वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चरल सरप्लस था, ब्रॉन्ज टूल्स बनाने की उनके अंदर कला थी, उसके अलावा बहुत बड़े स्तर पे ट्रेड और कॉमर्स होता था। जाहिर सी बात है, जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो कोई भी सिविलाइजेशन अर्बनाइज हो ही जाएगी, काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है इंडिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉन्ज के बारे में। तो जो ब्रॉन्ज है, ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग केवल ब्रॉन्ज के ही टूल्स बनाते थे, नहीं, ऐसा नहीं था। वो लोग स्टोन के भी टूल्स बनाते थे, पर जो इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा वो था ब्रॉन्ज का यूज़। वो ब्रॉन्ज को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। अब जो ब्रॉन्ज होता है वो बनता है टिन और कॉपर के मिक्सचर से, तो ना तो टिन और ना ही कॉपर लोकली अवेलेबल। तो हड़प्पन्स क्या करते थे, जो कॉपर होता था वो आता था खेतरी माइंस। खेतरी राजस्थान में एक जगह है, वहाँ से वो लोग कॉपर का इंपोर्ट करते थे। वहाँ पे जब नहीं होता था तो बलोचिस्तान से इंपोर्ट करते थे। जो टिन है वो शायद अफगानिस्तान से आता था। उसके अलावा ये सारी मैन्युफैक्चरिंग से, जो ब्रॉन्ज टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, इससे हमें पता लगता है कि जो ब्रॉन्ज स्मिथ जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे हड़प्पन सोसाइटी का। इसके अलावा केवल ऐसा नहीं है कि केवल वेपन बनाते थे वो लोग ब्रॉन्ज के, नहीं, उसके अलावा बर्तन बनाए जाते थे, छोटे छोटे टूल्स बनाए जाते थे, खिलौने भी ब्रॉन्ज के बनते थे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके अलावा हड़प्पन्स का जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था वो था आर्ट ऑफ यूजिंग कॉटन। तो वो लोग जो कॉटन यूज करते थे, वीवर्स थे प्रॉपर, वो कॉटन के कपड़े पहनते थे और कॉटन का कपड़ा ही पूरी हड़प्पन सोसाइटी पहना करती। इसके अलावा जो उनका अगला क्राफ्ट था वो था ब्रिक मेकिंग। जो हम बता चुके हैं आपको, ब्रिक मेकिंग वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्योंकि दे यूज्ड बर्न्ट ब्रिक्स। उसके अलावा हड़प्पन्स बोट मेकिंग भी एक कला थी उनके पास। एक हमको सील मिली है जिस पर बोट बना हुआ है, इससे पता लगता है कि हड़प्पन्स वर आल्सो एन एक्सपर्ट इन बोट मेकिंग। नाव बनाते थे पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे वो लोग समुद्र को लेके। इसके अलावा सील मेकिंग, टेराकोटा की मैन्युफैक्चरिंग, ये ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें थी। और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राफ्ट था वो था ज्वेलरी बनाना, सिल्वर की, गोल्ड की और प्रेशियस स्टोन्स की। लैपिस लजुली के बारे में हम बात करेंगे बाद में। एक्सपर्ट बीड मेकर्स हैं हड़प्पन सोसाइटी के लोग। ग्लॉसी और ग्लेमिंग पॉटरी हुआ करती थी उनसे। ट्रेड और कॉमर्स की अगर बात करी जाए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो इम्पोर्टेंस जो है ट्रेड और कॉमर्स की हड़प्पन्स के लिए, वो हमें इससे पता लगती है कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ग्रैनरीज बनी हुई हैं ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, जो कि प्रॉब्ली एक्सपोर्ट किया जाता था। उसके अलावा काफ़ी सारी सील्स मिली हैं, एक यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि हम आज तक पता नहीं कर पाए हैं उसके बारे में। उसके अलावा रेगुलेटेड वेट्स हैं, मेजर्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे पता लगता है कि हड़प्पन सोसाइटी में ट्रेड और कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। अब देखिए, हड़प्पन्स जो थे वो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे मेटल का, शेल का। वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ हड़प्पन जोन में अवेलेबल नहीं थी लोकली, तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उन चीज़ों का। वो लोग की कोई करेंसी नहीं हुआ करती थी, तो कोई भी मेटल मनी वो लोग यूज़ नहीं करते थे। और शायद जितने भी एक्सचेंज हुआ करते थे सारे बार्टर सिस्टम के थ्रू हुआ करते थे। देखिए, बोट और बुलक कार्ट्स दोनों का यूज़ होता है ट्रेड के लिए। यूज़ ऑफ व्हील, कार्ट्स विद सॉलिड व्हील, इन सब के बारे में हमको एविडेंस मिले हैं सील्स के थ्रू। हड़प्पन्स के कमर्शियल लिंक थे राजस्थान से और अफगानिस्तान से और ईरान से। उसके अलावा उनकी एक ट्रेडिंग कॉलोनी थी नदन अफगानिस्तान में, जो कि उनका ट्रेड फैसिलिटेट करती थी सेंट्रल एशिया से। उसके अलावा उनके कमर्शियल
लिंक हुआ करते थे उन लोगों से, मेसोपोटामिया से, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करता था लैपिस लजूली का। लैपिस लपिस ऑब्जेक्ट्स जो होते थे, इट कंट्रीब्यूटेड टू सोशल प्रेस्टीज ऑफ द रूलिंग क्लास। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड बताते हैं कि एक कंट्री है जिसका नाम मेलुआ है और उससे उनका ट्रेड होता है। दो इंटरमीडिएट स्टेशन बताए हैं उन्होंने मेलुआ से, जब वो ट्रेड करते हैं तो बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेशन हैं, उन दोनों के नाम हैं दिलमुन और मकान। ये दोनों शायद बहरीन है इनमें से एक। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन हैबिटेशन में हड़प्पन सोसाइटी के दो लोकेलिटी हैं, सिटाडेल के बारे में जो मैंने बताया है, और सेम अप्लाई होता है कालीबंगन और धौलावीरा में भी। तो देखिए जो सिटाडेल है, जो पहली लोकेलिटी है, वहाँ पे शायद रूलिंग क्लास रहा कर। उसके बाद लोवेस्ट टावर है, वहाँ पे कॉमन मैन रहते थे, कॉमन पीपल है, वर्किंग क्लास है। उसके बाद एक मिडिल सेटलमेंट है बीच में, जहाँ पे शायद ब्यूरोक्रेट और मिडिल क्लास मर्चेंट रहा करते होंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि जो ऑक्यूपेशन लोग फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइडेड थे क्या वो डिफरेंट रेजिडेंशियल क्वार्टर में, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट हमें ये ज़रूर पता है कि सेम सिटी में कई तरह के लोग रहते थे, काफ़ी डाइवर्स सिटी होती थी। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं, उनसे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था क्लास में। जैसे किसी घर में 2 से 3 रूम है, किसी में 12-15 रूम है। आगे बढ़ेंगे, हड़प्पन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हड़प्पन कल्चर में जो सिटाडेल था वो सीट हुआ करती थी सॉवरन पावर। मिडिल टाउन था, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह रहते थे, या फिर जहाँ पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की सीट हुआ करती थी। और जो ग्रेट ग्रैनरी है मोहनजोदारो में, वो शायद ट्रेजरी भी हो सकती है, क्योंकि टैक्सेस वर कलेक्टेड इन ग्रेन। हड़प्पन सोसाइटी काफ़ी पॉपुलेटेड हुआ करती थी, काफ़ी पॉपुलेटेड सिविलाइजेशन थी। फोर्टिफिकेशन था, काफ़ी सारी सिटी के चारों तरफ, जैसा कि मैंने बताया, दीवारें वगैरह होती थी। धौलावीरा में तो किले के अंदर किला था, पर हमको कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि उनकी स्टैंडिंग आर्मी होती थी कि नहीं, लेकिन काफ़ी सारे पत्थरों का ढेर मिला है जो कि स्लिंग शॉट में काम आता था पत्थर। और एक सोल्जर का डिपिक्शन, एक पॉटरी के ऊपर एक सोल्जर का फिगर था, एक सोल्जर का, तो हमें पता लगता है कि हाँ शायद स्टैंडिंग आर्मी हो सकती है। कुछ भी हो, लेकिन हमें ये जानकारी ज़रूर है कि स्टेट एक वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट हुआ करती थी मशहूर हड़प्पन फेज में। अब इजिप्ट और मेसोपोटामिया से जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे तो देखिए जो सोसाइटी थी वो टेम्पल के अराउंड हुआ करती थी, टेम्पल अथॉरिटी सेंट्रल फिगर था। लेकिन हड़प्पा में कोई भी हमें टेम्पल नहीं मिला है, ना ही कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर मिला है। ग्रेट बाथ मिला है, लेकिन हम उसको एक टेम्पल नहीं बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये सोचना गलत होगा कि हड़प्पन सोसाइटी पे राज प्रीस्ट क्लास करती थी, ऐसा नहीं था, जो कि लोअर मेसोपोटामिया के लिए ट्रू था। ये हड़प्पन जो रूलर्स थे, जो हड़प्पन रूलिंग क्लास थी, वो लड़ाई झगड़े से ज्यादा कंसर्न थे ट्रेड और कॉमर्स से। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जो हड़प्पन क्लास थी वो शायद मर्चेंट्स द्वारा रूल करी जाती हो। पर आगे बढ़ेंगे, हड़प्पन की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए काफ़ी सारी टेराकोटा के फिगरीन्स मिले हैं। एक फिगरीन हमें मिला है जिसमें एक वुमन के एम्ब्रियो से एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिख रहा है। तो हमें पता लगता है कि हड़प्पन जो है वो अर्थ को एज अ फर्टिलिटी गॉडेस देखते थे और पूजा करते थे उनकी, जैसे कि इजिप्शियंस नाइल को एज अ गॉडेस आइसिस देखा करते थे। पर हम लोग को ये नहीं पता है क्या हड़प्पन इजिप्शियंस की तरह मैट्रियार्कियल थे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। जैसे कि इजिप्ट में जो बेटी होती थी, शी इनहेरिटेड द थ्रोन और प्रॉपर्टी, पर हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है हड़प्पन सोसाइटी में। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जो हमारी जानकारी जितनी भी हमको मिलती है वो मिलती है हड़प्पन सील्स और टेराकोटा फिगरीन्स से। इस सोसाइटी को, हड़प्पन रिलीजन को, हम नॉर्मली बोलते हैं एनिमिज्म, जिसमें ट्रीज की वर्शिप होती है, स्टोन्स की वर्शिप होती है। काफ़ी सारे टेराकोटा फिगरीन मिले हैं हड़प्पन साइट में जिसको हम मदर गॉडेस से एसोसिएट करते हैं। तो काफ़ी सारे स्कॉलर्स बोलते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में लिंग और योनि की पूजा होती थी, फर्टिलिटी गॉडेस। उसके अलावा एक सील मिला है हमें जिसको हम पशुपति सील बोलते हैं, पशुपति महादेव, प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। उसके अलावा पीपल ट्री का एक सील मिला है जिससे हमें पता लगता है कि ट्री वर्शिप में भी वो लोग बिलीव करते थे। फायर वर्शिप में, एनिमल वर्शिप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था हम्प्ड बुल, जो एक बैल होता है जिसके पीठ पे हम्प होता है, उस बुल की भी पूजा की जाती थी।
उसके अलावा बोरियल प्रैक्टिसेस से काफ़ी सारे एविडेंसेस अलग अलग टाइप के मिलते हैं हड़प्पन रिलीजन के बारे में। हम बात करेंगे अब हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। जैसे कि एंशियंट मेसोपोटामिया ने आर्ट ऑफ राइटिंग का आविष्कार करा था, उसी टाइम पे हड़प्पन्स की खुद की स्क्रिप्ट हुआ करती थी। तो जो अर्लीस्ट जो एविडेंस है हड़प्पन स्क्रिप्ट का वो मिलता है 1853 में, बट कंप्लीट स्क्रिप्ट जो हड़प्पन्स की है वो हमें 1923 तक मिलती है। पर उसको अभी तक हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं, हम उसको समझ नहीं पाए हैं कि उसका मतलब क्या है। कई स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये द्रविडियन स्क्रिप्ट हो सकती है या प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है, कुछ लोग बोलते हैं संस्कृत से कनेक्टेड है, कुछ अदर स्कॉलर बोलते हैं कि ये सुमेरियन लैंग्वेज भी हो सकती है। बट इनमें से कोई भी प्रिंसिपल इस पे अप्लाई नहीं हो। जब तक ये स्क्रिप्ट डिसिफर नहीं होती है तब तक हमें पता नहीं लगता है कि हड़प्पन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था और उनके आइडियाज़ क्या थे। अभी तक लगभग 4000 हम लोगों को सील्स मिली हैं जिन पे हड़प्पन स्क्रिप्ट थी। अब जो उन पे अक्षर लिखे हुए हैं, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफ उसको कहा जा सकता है, जहाँ पे हर पिक्चर रिप्रेजेंट करती है एक साउंड या एक आइडिया या एक ऑब्जेक्ट। हड़प्पन्स की जो स्क्रिप्ट है वो अल्फाबेटिकल नहीं है, सारी की सारी पिक्टोग्राफिक है। कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं मेसोपोटामिया और इजिप्ट की स्क्रिप्ट से, पर इन दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे और वो है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। काफ़ी सारे कॉजेज़ हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं डिफरेंट कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन क्यों हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे, वो थ्योरी है आर्यन इन्वेजन की। इस थ्योरी को सामने लेकर आए थे रामप्रसाद चंदा और लेटर ऑन मॉर्टिमर व्हीलर ने इस थ्योरी को डेवलप करा। तो इस थ्योरी में क्या होता है कि व्हीलर बोलते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था आर्यंस के द्वारा। काफ़ी सारे अवशेष मिले हैं, ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं मोहनजोदारो में। मॉर्टिमर व्हीलर कहते हैं कि यहाँ पे आर्यन इन्वेजन हुआ था और ये सारी डेड बॉडीज़ हैं सोल्जर की जिन्होंने फाइट करा था वो वार। उसके अलावा काफ़ी सारे टाउन्स पे असॉल्ट के एविडेंस हैं। तो ये है पूरी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचुरल डिज़ास्टर की जो थ्योरी है उसकी तरफ। बताते हैं कि फ्लड्स और अदर नेचुरल डिज़ास्टर जैसे कि अर्थक्वेक, इनकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत हुआ था। इस थ्योरी को बढ़ावा दिया है M.R. सानी ने, जॉर्ज F. टेल्स ने और रॉबर्ट L. राइक्स ने। उन्होंने बोला है कि जो नेचुरल डिज़ास्टर थे और उसका सबसे बड़ा एविडेंस है मोहनजोदारो में फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होना। उसके बाद इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एक थ्योरी है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि मूविंग अवे फ्रॉम इंडस। लैम्ब्रिक कहते हैं कि इंडस रिवर का जो कोर्स चेंज हुआ था उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी थी वो ज़ीरो हो चुकी। उसके अलावा क्लाइमेटिक चेंज, जो टी.पी. अग्रवाल और सूद उसके बारे में बात करते हैं, वो बोलते हैं कि जो ड्राई वेदर हड़प्पन सोसाइटी के जो ज्योग्राफिकल जोन था उसमें हो गया था, इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी थी और धीरे धीरे करके लोग माइग्रेट कर गए और सोसाइटी का अंत हो गया। चलिए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं फिर।